नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कोरोना पेंडेमिक ने दुनिया भर में ममालिक के कैपेसिटी इश्यूज़ को, वहाँ की वीकनेसेस को, वहाँ के गवर्नेंस मॉडल्स को एक्सपोज किया। जैसे कि हम देखते हैं कि रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका, जो दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल नेशन स्टेट है, वहाँ का जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम था वो खासा अंडर डेवलप था। रूस के मुकाबले में, चीन के मुकाबले में, क्यूबा के मुकाबले में, यूरोप में भी यही सूरत हाल थी। एक सरमायादाराना पब्लिक मेडिकल सिस्टम था जहाँ बहुत ही हाई एंड किस्म की जो अमराज दिल की सर्जरी या दिमाग की सर्जरी या किडनी की सर्जरी या कैंसर सर्जरी तो बहुत महारत से होती थी, लेकिन वहाँ पर पेंडेमिक्स और एपिडेमिक्स का मुकाबला करने की कैपेसिटी डेवलपमेंट जो है वो नहीं हुई थी। जब हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर भी गवर्नेंस के जो चैलेंजेस थे, जो मुख्तलिफ सियासी अंदाज हैं, जो कैपेसिटीज़ हैं ब्यूरोक्रेसी की, हुकूमतों के, वो बड़े खुल के अब हमारे सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1.5 माह के अंदर 2 सेंटर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग जो हैं उन्होंने इमर्ज किया है। एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ सिंध की हुकूमत है। सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब जो हैं वो पहली दफ़ा एक बहुत ही भरपूर डिसीजन मेकर और एक लीडर की हैसियत से उभरे हैं, और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है जो इक्वली सिंसियर, इक्वली पैशनेट तरीके से इस मैदान में है और इसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों बहुत सिंसियर लीडर हैं, दोनों का अपना अपना अंदाज़ है सोचने का, मैनेज करने का। बहुत दफ़ा मीडिया में लोग जो है इसको एक बड़ी फरोही और एक बड़ी सुपरफिशियल डिस्कशन में किसी को हीरो और किसी को विलन दिखाने की कोशिश करते हैं। गालिबन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों हुकूमतें जो हैं कि 2 पोल्स के तौर पे इमर्ज किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और सिंध ने, और दोनों पोल्स का देखने का अपना अंदाज़ है, उनके अपने इश्यूज़ हैं और वो उस तरह से उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब इस सारे इश्यूज़ की जो बहस है, इससे हमें पता क्या चलता है प्रॉब्लम्स का, ये आज जो है हमारे प्रोग्राम का फोकस रहेगा, जहां हम एक तरफ तो देख रहे हैं कि सिंध के चीफ मिनिस्टर ने ताजरान की उस रिक्वेस्ट को या उस मुतालबे को नज़रअंदाज कर दिया है, रद्द कर दिया है, जहां उन्होंने कहा था कि हम अपने कारोबार, अपनी दुकानें खोलना चाहते हैं। ताहम उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलने का जो प्लान है, जिसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो बहुत वोकल हैं, उससे सिंध हुकूमत ने इत्तफाक किया है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से हुकूमत कवानीन, ऑर्डिनेंस भी लेके आ रही है। प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम को बहुत उम्मीद है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को किक स्टार्ट करने से जो एक आम रोज़गार की तलाश में मजदूर है, उसके लिए बहुत सी एम्प्लॉयमेंट जो है वो पैदा हो सकेगी। ये वो 2 इश्यूज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दर्जनों इश्यूज़ हैं जो इनसे नथी हैं। मुझे आज की डिस्कशन में मेरे साथ शामिल हैं जनाब मोहसिन शेखानी साहब, जो कि चेयरमैन हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पाकिस्तान, वो मेरे साथ होंगे। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे जमील पराशा साहब, जो कि चेयरमैन हैं सिंध ताजर इत्तेहाद के और साथ ही सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के। जमील पराशा साहब भी वेलकम, हमारे साथ हैं। अवैस चौधरी साहब, जो कि एडवोकेट भी हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के, बिकॉज ट्रांसपोर्टर्स को भी बहुत ज़्यादा इस वक्त मुश्किलात हैं, वो हमारे साथ हैं। और साथ ही हमें डॉक्टर इकरामुल हक, जो कि एक लीगल एंड पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, इकनॉमिक्स के हवाले से भी लिखते हैं, फॉर्मर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सीनियर सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, वो भी हमारे साथ हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। और अगर मेरे साथ इस वक्त हैं मोहसिन शेखानी साहब, तो मैं मोहसिन शेखानी साहब से शुरू करना चाहूँगा। मोहसिन शेखानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, आवाज़ बेटा ब्रेक हो गई। शेखानी साहब, आप चेयरमैन हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डिंग डेवलपर्स के पाकिस्तान में, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के आप चेयरमैन हैं एसोसिएशन के। प्राइम मिनिस्टर ने जो इनिशिएटिव लिया है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, उसको आप कैसे देख रही हैं? आपकी एसोसिएशन इसे कैसे देखती है? हम तो समझ रहे हैं कि एक ऐसे टाइम पे जब पूरी पाकिस्तान के लोग कोरोना के खौफ में थे, इस वक्त इंडस्ट्री रिवाइवल के हवाले से एक्टिविटीज़ की बात की, और जो पॉलिसीज़ थे काफ़ी अरसे से चल रही थी, जो 1.5-2 साल से प्राइम मिनिस्टर का विजन भी था कि ये इंसेंटिव भी दिया जाए, कंस्ट्रक्शन पॉलिसीज़ को भी फाइनल किया जाए, इंडस्ट्री का डिक्लेयर भी किया जाए। तो ये ऐसे वक्त में किया है कि हम समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे लोकली इंडस्ट्रीज़ को अब एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, इसलिए कि इंटरनेशनली आपको पता है सारी चीज़ें, पूरी दुनिया एक डिफरेंट मोड में चली गई है कोरोना से। और प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विजन और था स्टार्ट करने के हवाले से कंस्ट्रक्शन। लेकिन शेखानी साहब, इंडस्ट्री की, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे कोई पाबंदी थोड़ा थी? कंस्ट्रक्शन के काम के रास्ते में क्या रुकावट थी जिससे वफाकी हुकूमत जो है वो दूर कर रही है? बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डिक्लेयर नहीं थी,
इसके जो फाइनेंस वगैरह थे वो ही नहीं थे, उनको इंडस्ट्री का दर्जा दिया। इसके जो आपके इंसेंटिव एफबीआर के इशूज थे वो उन्होंने हल किए। उसको एक बोर्ड बनाना था ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रोजेक्ट का, जो अथॉरिटीज़ है वो अपने टाइम पे वो प्रोजेक्ट अप्रूवल्स हो सके, ये भी एक इश्यूज थे। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में फंड्स के हवाले से थे, आईएमएफ के काफ़ी इश्यूज थे, एफएटीएफ के इश्यूज थे, वो सारे उन्होंने एड्रेस किए इस वक्त। और वो एक सोच थी कि अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का साइज बढ़ जाएगा, एक्टिविटी हो जाएगी, जो शॉर्टफॉल है हाउसिंग का, 1 करोड़ घरों की शॉर्टफॉल है। हर साल हम 4-4.5 लाख घर कम बनाते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मली इंटरनेशनली, तो उससे कम बनाते हैं। वर्ल्ड बैंक का है कि 10 मिलियन घरों की शॉर्टफॉल है, और यही नारा था इनका कि 50 लाख घर भी बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां भी देंगे। लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज ही नहीं थी। अब जाके वो पॉलिसीज फाइनल हुई है, अब उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया है, और उनकी एक सोच थी कि आम लोगों को रोजगार मिलना और एलाइड इंडस्ट्री इसके साथ चलना। तो एलाइड इंडस्ट्री तकरीबन 74 इंडस्ट्रीज हम कहते हैं हमारे साथ होती है। वो बाकी आपके जितने भी आपके रोजगार है, लेबर है, स्किल अनस्किल लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। बच्चे जब यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते तो इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्ट में, तो वहां से भी सारे, तो ये सारी आप फाइनलाइज हुई है पॉलिसी। सो बेसिकली मेरे साथ रहिए, बेसिकली मेरे साथ रहिए। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। आपका इकोनॉमिक्स में भी फोकस है, आपका टैक्सेशन और फाइनेंस की तरफ भी फोकस है डॉक्टर इकरामुल हक साहब, और आपने फॉर्चुनेटली आप चूंकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रहे हैं, बहुत मुद्दत तक रहे हैं और टैक्स के मामला को देखते हैं। ये जो शेखानी साहब कहते हैं कि हमें इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, और जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और टैक्स के मामला थे और जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो चेंज हो गई है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? कितना बड़ा ये स्टेप है, कितना इसका इम्पैक्ट होगा? जी, इसके बारे में हमने सबसे पहले एक तफसीली 3-4 पार्ट की सीरीज़ में ये अर्ज़ किया कि आपने कोरोना वायरस के क्राइसिस से पहले ही इस इंडस्ट्री को टैक्सेशन के गलत जो इक़दाम से उससे बिल्कुल उन्होंने उसकी एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया था। एक बिला वजह का खौफ जो था वो पैदा किया गया, और ये कहा गया कि अगर आप प्लॉट लेंगे तो 8 साल तक अगर आप उसको अपने पास रखें तो फिर वो टैक्स फ्री होगा। कमर्शियल बिल्डिंग बनाए 3 साल रखें, आपका टैक्स भी एडवांस में काटा जाएगा, सवालात भी पूछे जाएंगे। किसी ने ये तासुर दिया कि बहुत ज़्यादा जो ब्लैक मनी है वो पार्क है, खामखा हमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ। तो ब्यूरोक्रेटिक जो इनपुट थी वो दरअसल किसी स्टडी पे, रिसर्च पे बेस नहीं थी। तो फिर वज़ीर आज़म मोहतरम को ये बात बाबर करवाने में हम लोग कामयाब हुए कि दरअसल आपको जो फीडबैक दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। ज़्यादातर लोग जो इन्वेस्टमेंट कर भी रहे थे रियल एस्टेट में या कंस्ट्रक्शन में, वो बहुत सा पैसा वो था जो बाहर रेमिटेंस से आता था, बल्कि ये तो हमारे लिए एक बूस्ट था क्योंकि लोगों को यहाँ उसके बड़े अच्छे रिटर्न्स मिलते थे। वो रिटर्न्स ना तो आपकी स्टॉक एक्सचेंज में थे, ना वो रिटर्न्स। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, ये जो इतने गैर दानिशमंदाना आइडियाज़ थे, ये किसकी ब्रेन वेव थी? ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ब्रेन वेव थी, ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की ब्रेन वेव थी, ये प्राइम मिनिस्टर के करीब जो फाइनेंशियल टीम है, हफीज़ शेख साहब जो हैं, या उनकी कोई ब्रेन वेव थी? किसकी ब्रेन वेव ये थी कि ये करना है? ये तो लगता है ना कि उसको स्लो करने की कोशिश थी। जी, बहुत पाकिस्तान के साथ जो सबसे बड़ी ज़्यादती हुई मोहित साहब, मैं अर्ज़ करूं कि जो 2019 का फाइनेंस एक्ट आया तो उसको पढ़ के हम हैरान रह गए कि सडनली उस एक तो आपने 5.5 ट्रिलियन उनके साथ कमिट कर लिया। हालांकि आपको पता है कि जो आपका ग्रोथ रेट किसी सूरत भी बहुत भी कोशिश करते हैं, अब तो खैर कोरोना आ गया है, अगर उससे पहले भी करते तो 3% से ज़्यादा तो कोई भी मतवक्को नहीं था। तो आप उनके साथ 42% की टैक्स बढ़ाने की किस बुनियाद के ऊपर आप, और उसका फिर उन्होंने क्या तरीका किया कि जहां से ज़्यादा आपको आसानी से टैक्स मिल सकता है। दरअसल किसी भी मुल्क में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इतनी वाइब्रेंट होती है कि वो आपके बाकी सारे जितनी इंडस्ट्री और सर्विसेज को भी, आप देखिए इसमें कितनी सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं, कितनी आपकी जो वल्नरेबल लेबर है, जो अनस्किल्ड है, स्किल्ड है, जिसके डेली वेजेस पे जाना है, उसी कितनी, यानी कि उनको कुछ अंदाज़ा ही नहीं था कि कभी उन्होंने इस इंडस्ट्री को की कोई तहकीकी रिपोर्ट, मैंने एफबीआर वालों से पूछा कि मुझे कोई रिपोर्ट तो दिखाइए, कोई तहकीक तो बताइए। आप माशाल्लाह आप 22,000 तो खुद हैं,
एक बहुत बड़ा आपके पास रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। मैं हैरान हुआ कि उनके पास कुछ नहीं था। तो फिर ये बहुत अच्छा हुआ कि इस तरह से इस चैलेंज में हमें एक अपॉर्चुनिटी भी मिल गई कि अब हम कहाँ से स्टार्ट लें। सबसे बड़ा मसला वज़ीर आज़म मोहतरम ने सही पॉइंट आउट किया कि बहुत बड़ी लेबर जो है, जो उसका आप देखें सबसे बड़ा इनटेक जो है वो आपकी कंस्ट्रक्शन में होता है। अनस्किल्स आपने देखा होगा कि सुबह घरों के लिए भी वो बाहर चौराहों पे खड़े होते हैं, हालांकि हमने कभी कोशिश नहीं की। जरा मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए डॉक्टर इकराम साहब। मैं जानना तो चाह रहा था जनाब जमील पराचा साहब की तरफ कोई क्वेश्चन मैं शेखानी साहब से पूछना चाहता हूँ। शेखानी साहब, पिछले हफ्ते हमें रियल एस्टेट के जो लोग हैं जो घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसको बेचते हैं, उनकी एसोसिएशन के एक नुमाइंदे ने ज्वाइन किया था। उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत जो सारा कुछ इकदाम उठा रहे हैं, ये बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं जैसे पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, इसको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन असल मसला तो ये है कि जो लोग बिल्डिंग्स बना के, घर बना के बेचते हैं, आप बहरिया टाउन को देख लें, DHA में देख लें, वो घर अब बिक नहीं रहे हैं क्योंकि हुकूमत ने इस किस्म की कदगनें लगा दी हैं कि प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, जिसकी वजह से पैसा गर्दिश में नहीं है। वहाँ आप क्या कहेंगे? मैं नहीं एग्री करूंगा इस बात से, और मेरा कहना है कि अब आपको घर बेचने के लिए जो गेन टैक्स था वो गेन टैक्स ही ख़त्म कर दिया है। आप अगर पहला घर बेचेंगे, जो भी गेन करते हैं तो गेन टैक्स ख़त्म हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि वो हर आदमी अपना घर बेच के नया घर ले सकता है, और नया घर लेता है तो उसके पास सोर्स नहीं होती, तो वो सोर्स का भी अभी उन्होंने कहा है कि ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो आम लोगों के लिए, हर छोटे बिल्डर्स के लिए है। हर कोई जो काम कर रहा है उसको फ़ायदा होगा। ये बड़े प्रोजेक्ट्स तो लो कास्ट हाउसिंग पे डिज़ाइन कर रहे हैं। लेकिन वो जो कहा ना कि सरमाया, वो जो कहा कि आपके सोर्सेज ऑफ फंड्स जो हैं वो अगर आप अभी अगर आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे तो सोर्सेज ऑफ फंड्स का नहीं पूछा जाएगा, वो पीछे तक क्यों नहीं एक्सटेंड कर देते? वो अभी से क्यों है? अगर दिसंबर 2020 से पहले कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे तो सोर्सेज ऑफ फंड्स नहीं पूछे जाएंगे। तो जिन्होंने पहले प्लॉट ले रखे हैं, देखिए, कोई भी कानून आता है तो आज की डेट से जब कानून बनेगा तो इम्प्लीमेंट होगा। ऐसे तो नहीं कह सकते कि अब 20 साल पहले से कानून लेके आए। कानून ही नहीं था, आज कानून डिजाइन किया जा रहा है। जब कानून डिजाइन करेंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, उससे हर आदमी को फायदा होगा। और आज प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि फौरन क्विक स्टार्ट हो। क्विक स्टार्ट, अगर आपके पास कोई भी पैसे हैं तो फौरन इस इंडस्ट्री में आए ताकि एक्टिवेशन हो। जितनी एक्टिवेशन पैसा ज्यादा आएगा उतना ही साइज बढ़ जाएगा इसका। ठीक है, चलें। उम्मीद है कि आपका जो रिस्पांस है वो सेटिस्फाई करेगा लोगों को। मैं फिर आऊँगा इसकी तरफ। जनाब, मैं आता हूँ जमील पराचा साहब की तरफ। जमील पराचा साहब, आप चेयरमैन हैं सिंध ताजर इत्तेहाद के। आपकी जो एसोसिएशन है उसने ये कहा था कि हम आज दुकानें खोल देंगे, और आप बहुत एहतजाज कर रहे हैं ये जो मसलसल लॉकडाउन की सूरत हाल है सिंध के अंदर, लेकिन फिर ऐसा नहीं हो सका। क्या एग्रीमेंट हुआ है आपका सिंध हुकूमत के साथ? देखिए, कल शाम में हमें एडिशनल आईजी और कमिश्नर साहब ने बुलाया अपने पास और हमसे कहा कि ये एकदम से आप ऐसे दुकानें खोलेंगे तो एक अजीब सी सूरत हाल हो जाएगी। आप 2 दिन के लिए इसे मौखर कर दें, और 2 दिन मौखर करने के बाद हम 2 दिन के अंदर अंदर सीएम साहब आपसे मुलाकात करेंगे, कोई एसओपीज बनाएंगे और एसओपी बनाकर आपको बोलेंगे कि इस हिसाब से दुकानें खोलें। तो हमने कहा ठीक है, जहां हम 28 दिन से लॉकडाउन हुए हैं तो 2 दिन और सही, लेकिन हमें दुकानें खोलने का लिए मौका देना चाहिए। ये बात हुई थी। अच्छा, लेकिन एसओपी क्या होंगे? मतलब कुछ किस्म की दुकानें, जैसे पहले ये था कि यूटिलिटी स्टोर, करियाना स्टोर और केमिस्ट शॉप्स खुली हैं, अब कुछ दर्जों में दुकानें खुलती चली जाएंगी कि ये खुल जाएगा, ये नहीं खुलेगा, ऐसा है? नहीं, कुछ हिफाजती इंतजामात के साथ वो बताएंगे कि सोशल डिस्टेंस भी हो, वॉक थ्रू गेट्स भी हो, जिसमें स्प्रे का भी हिसाब किताब हो, सैनिटाइजर भी हो और मास्क भी हो, ग्लव्स भी हो। हम ये सब चीजें, ये सारी तैयारी करने के लिए तैयारी है हमारे पास। इन सब चीजों के साथ अपनी शॉप्स खोलने के लिए तैयार हैं। तो हमने उन्हें ये कहा था कि देखें, बात यह है कि इस वक्त जो पोजीशन हो गई है, 28 दिन से कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन है।
हुकूमत सिंध ने एक अच्छा इकदाम किया, ताजिरों ने उसको वेलकम किया और उनके साथ मिलकर काम किया कि हमने अपनी मदद आपके तहत राशन भी तकसीम किए लोगों के अंदर। लोगों में हर तरह की जो चीज़ ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें थी वो ताजिरों ने खुद बढ़ चढ़ कर उसमें काम किया। लेकिन अब पोजीशन ये हो गई है कि चूंकि छोटा ताजिर जो हज़ारों की तादाद में है, ये समझ लें कि रोज़ाना डेली वेजेस के ऊपर काम करते हैं, यानी जो उन्होंने पुराना माल होता है उनके बाद वो बेचकर नया माल खरीदते हैं, तो जो रोज़ाना उनकी रूलिंग होती है वो रूलिंग का पैसा वो लगा देते हैं आगे। तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो एक महीने तक घर पे बैठ सकें। जब आप खोलने की तरफ जाएंगे, जब अपनी मार्केट्स को, पराचा साहब, आप खोलने की तरफ जाएंगे, लेकिन मार्केट्स की तो पाकिस्तान में आपकी ये सूरत हाल है कि पूरी मार्केट होती है, उसमें कोई गुसलखाना, कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं होता जहां साफ पानी हो, जहां साबुन हो, जहां लोग हाथ धो सकें, टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकें। ये बेसिक बुनियादी जो चीज़ें हैं ये तो कभी आपकी सोच में आई ही नहीं है। अगर आपकी सोच में आई होती तो आप जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती कराची के अंदर उनको मुतालबा करते, इसको ब्लूप्रिंट में शामिल करते, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसके डिज़ाइन का इसको हिस्सा बनाते। ये तो है ही नहीं है। आपकी तो सिर्फ दुकानें खोलते हैं, सामान बेचते हैं। नहीं, बहुत सी मार्केट्स ऐसी हैं जहां ये चीजें अवेलेबल हैं और हमने कहा ना कि वॉक थ्रू गेट लगा रहे हैं हम उसमें, जहां ये जहां से लोग गुजरेंगे और उनको सब चीज मुहैया हो जाएगी इंशाल्लाह। और मैं आपको एक और बात बताऊं, कितनी मार्केट्स है कराची में हम हर जिसके अंदर पब्लिक टॉयलेट है? देखें, ये जितनी बड़ी मार्केट्स हैं सबके अंदर ये पब्लिक टॉयलेट मौजूद हैं। जो रोड्स के ऊपर मार्केट्स हैं उनके ऊपर ये चीजें नहीं हैं, लेकिन जो आम तौर से बाकायदा मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, उन सब में ये चीजें मौजूद हैं। अब मॉल्स तो थोड़े चले, ये आप कह रहे हैं कराची के लोग सुन रहे हैं। मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूं। ब्रेक से पहले मुझे जरा मैं ले लूं अवैस चौधरी साहब को, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के। अवैस चौधरी साहब, आपके क्या इश्यूज पैदा हुए हैं? जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने हाईवेज, मोटरवेज को तो, इंटरसिटी ट्रैफिक को तो खुला रखा हुआ है, आपके क्या चैलेंज हैं इस पर? जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और रवायती सियासत से हट के कोई डिफरेंट कर रहे हैं जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं। सर, इसमें गवर्नमेंट ने ऐलान तो कर दिया, बल्कि वज़ीर आज़म साहब ने बारहा ऐलानात किए कि गुड्स ट्रांसपोर्ट को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम आज तक परेशानियां फेस कर रहे हैं। इन्होंने होटल्स वगैरह भी सिंध में अभी तक ओपन नहीं हुए, वर्कशॉप्स, स्पेयर पार्ट्स जो असेंशियल्स हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट को चलाने के। गुड्स ट्रांसपोर्ट सिर्फ एक गाड़ी का नाम नहीं है या ड्राइवर्स का नहीं है कि वो उसको लेके जा रहे हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट एक पूरा सर्कल चलता है, पूरी एक चेन है जो चलेगी तो गुड्स ट्रांसपोर्ट का पहिया चलेगा। लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद हमने गवर्नमेंट को और इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए, आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए जो फूड कमोडिटीज़ हैं, उसके अलावा जो अद्वियात हैं और दीगर ग़ज़ाई अजनास, इनकी तरसील को मुश्किल हालात में भी हमने जारी रखा। हमारी गाड़ियाँ डे फर्स्ट से लेके आज तक चल रही हैं। गो हमें पुलिस की तरफ से तंग किया जा रहा है, ड्राइवर से रिश्वत ली जाती है, उन्हें कई घंटे खड़ा रखा जाता है सिर्फ इसी लॉकडाउन के बहाने में। और जैकबाबाद का, मैं लाड़काना का, अंदरूनी सिंध में हमें ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं। पंजाब में तो कुछ अभी बेहतर हो गया माहौल, लेकिन सिंध में अभी भी हमारे लिए मुश्किलात है। लेकिन इन मुश्किलात के बावजूद भी हम काम कर रहे हैं क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है। मैं अभी इसमें रिश्वत तो पुलिस हमेशा से लेती थी, क्या इसमें इजाफा हो गया है? जी, इजाफा हो गया। लॉकडाउन का बहाना बना के गाड़ी, जी बिल्कुल ऐसी है, गाड़ी को खड़ा कर दिया जाता है, 4-5 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। ड्राइवर्स को 2-3 वाकया तो ऐसे हुए कि तशद्दुद किया गया हमारे अपने जो ड्राइवर्स थे, फिर हमने मीडिया को भी उसकी फुटेज दी और कंप्लेन भी की। तो मैं कहना चाहूँगा ये तो हमारी गुड्स ट्रांसपोर्ट की बदकिस्मती है। अभी थोड़ा सा टाइम दे तो मैं वाज़ह करता चलूँ कि गुड्स ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान में इसका GDP में 13.5%, 13.3% इसका शेयर है GDP में, जबकि 2.5% शेयर है इसका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इन्होंने पुलिस कौन से कानून को इस्तेमाल करती है जब उनको जब नहीं, पुलिस के हाथ में कानून कौन सा है जिसके जरिए वो ट्रक को खड़ा कर लेती है? और उससे सर, कानून सिर्फ रिश्वत का है जी, रिश्वत का कानून है। उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा फोरम नहीं है, हमारी इंडस्ट्री ने डिक्लेयर किया गया ट्रांसपोर्ट को। हम कहाँ पे अपना दुख बताएं? जब इनको बड़े लेवल पे बताया जाता है तो नीचे तक वो मामला पहुंचता नहीं। सारा निज़ाम तो करप्ट है। बहाना चाहिए होता है पैसे इकट्ठे, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपए गाड़ी से लिया जाता है और उसको तब तक खड़ा रखा जाता है जब तक वो ड्राइवर मजबूर ना हो जाए पैसे देने के लिए। उसके बाद अगर लोडिंग पे चले जाए तो जाहिर है लोडिंग मेरे साथ रहे। ब्रेक से पहले मैंने कोशिश तो की, चले मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड तो मैंने किया है। उम्मीद है कि सिंध की हुकूमत की जो हाई पुलिस ऑफिसर्स हैं, वहां की जो
डिसीजन मेकर्स हैं उन तक आपकी बात इस प्रोग्राम की वसात पहुंच जाएगी। एक ब्रेक में ले लूँ, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन थोड़ा सा सूरत हाल का भी हम जायज़ा ले लें। कल गुज़िश्ता दिन जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने एक बिज़नेस की ईज़ का, एक फ्लेक्सिबिलिटी का उन्होंने इशारा दिया, तो आज पंजाब के बहुत शहरों में, रावलपिंडी जो इस्लामाबाद के साथ है, वहाँ बहुत सी दुकानें जिसमें बार्बर शॉप यानी जो सिलाई की दुकान है, जो मैकेनिक की दुकान है, जो स्टेशनरी की दुकानें हैं, जो ड्राई क्लीनर्स हैं और इस तरह की जो बहुत सी दुकानें हैं वो खुली हुई थी। तो पंजाब की हुकूमत की तरफ से एक लचक का मुजाहरा जो है वो किया जा रहा है। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि मुझे एक बिजली वाला चाहिए था, बिकॉज मेरा जो पंखा जल गया है कमरे में। तो मैंने किसी से बात की जिससे मैं बात करता हूँ, उसने कहा कि मैं तो सियालकोट में हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी क्या सूरत हाल है। उसने कहा कि मेरे 4 बच्चे हैं, बीवी है और हम बंद हैं, तकरीबन 25 दिन हो गए हैं। मैं इस्लामाबाद से आ गया था बिकॉज़ इस्लामाबाद में तमाम तनूर और खाने की जगह बंद हो गई थी। जिस जगह पे मैं ठहरा हुआ था उन्होंने भी मुझे कहा कि मुझे वो खाना नहीं दे सकते, तो मैं वहाँ से आ गया था। और फिर मैंने उसको पूछा कि जो हुकूमत कह रही है कि जो फाइनेंशियल पैकेज या कोई इमदाद दी जा रही है, उसने कहा जी हमें तो इस तरह की कोई चीज़ हम तक तो नहीं पहुंची है, हम तो लोगों से कर्जा लेके गुजारा कर रहे हैं। इसी किस्म की, ये तो डायरेक्ट मेरी बात हुई, इसी किस्म की 2-3 और लोगों को भी जानता हूँ, उनकी भी इतलात जो है मुझ तक पहुँची। तो हुकूमतें जो कहती हैं खड़े होकर इस्लामाबाद से, कराची से, लाहौर से, वो और जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें ख़ासा फ़र्क होता है। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आप पॉलिसी के इश्यूज़ पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलने की प्राइम मिनिस्टर ने बात करती, उसकी ज़रूरत है। जो फ्लेक्सिबिलिटी और लचक दिखाई जा रही है पंजाब में, उसकी ज़रूरत है। जो ह्यूमन कंडीशन पैदा हुई है जिसका हल नहीं है हुकूमतों के पास, उसका मैंने खुद आपको बता दिया। अब अगर खुदा न खास्ता जब ये सारी दुकानें, इंडस्ट्री खुलती है और इस एपिडेमिक की इंटेंसिटी और शिद्दत में इजाफा हो जाता है, तो फिर हमें क्या करना होगा? जी, वो तो एक ऐसी सूरत हाल है जिसका सिनारियो हमारे जहन में है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर जाहिर है कि हमारा मेडिकल सिस्टम पे जो बोझ आएगा, वो तो आपने देखा कि न्यूयॉर्क जैसी सिटी में भी वो लोग इसको और पूरे मुल्क की सतह पर मैनेज नहीं कर पाए, ब्रिटेन नहीं कर पाया, और उससे पहले इटली, स्पेन में हमने बुरी हालात देखे। मगर मेरा ख्याल है कि अगर प्रॉपर जो है वो लोगों को, और जाहिर है कि मीडिया बहुत रोल प्ले कर रहा है, बार बार जो मैसेजेस दिए जाते हैं कि जहां आप इकट्ठे भी हों तो वहां आपने कैसे डिस्टेंस रखना है, मास्क कैसे यूज़ करने हैं, तो इससे अगर हम थोड़ा अपनी कौम को शऊर दें और वो इस पर अमल भी करें, तो मेरा ख्याल है कि हम इससे बच सकते हैं। अब जहाँ तक वो आपने शुरू में बात की थी कि मेरा ख्याल था कि गवर्नमेंट को थोड़ी और फरागदिली का मुजाहरा करते हुए, एक तो वर्कर्स की जो है वो पूरी रजिस्ट्रेशन, उनकी सोशल सिक्योरिटी और उनको हेल्थ इंश्योरेंस, अब जब वो काम करने, अब देखिए इनको इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया और सही तरीके से देखा जाए तो टैक्स हॉलीडे भी मिल गई, क्योंकि जब आप फिक्स रेट ऑफ टैक्स करते हैं तो वो पास ऑन हो जाता है। इन्हें पहले से पता होगा कि मैंने 50 रुपए पर स्क्वायर फीट देना है, और मुकम्मल आज़ादी भी दे दी गई है कि आपके रिसोर्सेज के बारे में नहीं पूछा जाएगा। अगरचे इस पे आपको पता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑलरेडी हमें बहुत तंग कर रही है, मगर इन बदलते हुए हालात में और बदलती हुई हकीकतों में हम उनको कन्विंस कर सकते हैं कि जनाब ये आपकी प्रजम्पशन है, क्योंकि होता ये रहा है कि पाकिस्तान में उन्होंने ज़्यादातर इनकम्स को ये कह दिया कि बस अगर आप इतनी परसेंटेज दे दें तो कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो वो 91 से लेकर दरअसल सारे लोग टैक्स चोर नहीं थे, उनके पास सरमाया इकट्ठा हुआ, मगर वो जो हुकूमत को बताते थे वो एक जिसे हम लेकिन ये तो दूसरी तरफ हम चले गए। जरा मेरे साथ रहिए, ये एक डिफरेंट डायरेक्शन में हम चले गए। मैं पहले इस चीज़ पे वापस आना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब मेरे साथ रहिए, मेरा एक एक करके मैं सबका रद्द-ए-अमल ले लूँ। शेखानी साहब का, उवैस चौधरी का, जमील पराचा साहब का। जमील पराचा साहब आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी एक आपकी यानी जो बिल्डर है उसका एक्सपोजर इतना नहीं है, जो ट्रक वाला है उसका एक्सपोजर इतना नहीं है, लेकिन दुकानों का, लोगों के साथ तो दुकानों में आवाम का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों की जो एसोसिएशन है, आप लोग ने कोई ज़हनी तौर पे एक ब्लूप्रिंट बनाया है आपके? क्या कोई इस पर बैठक हुई है? क्या कोई डिस्कशन हुई हैं कि अगर खुदा न खास्ता, जैसे कि सिंध के चीफ मिनिस्टर डरते हैं कि अगर इसकी शिद्दत में इजाफा होता है तो आप कैसे एक मौसर रोल अदा कर सकेंगे? देखिए, हमने ये अपने तौर पे ये सारी चीज़ें
आपस में डिस्कस ज़रूर किए हैं एसोसिएशन के तौर पे, लेकिन किसी हुकूमती सतह पे हमसे अभी तक किसी ने कोई राब्ता नहीं किया है। हुकूमती सतह पे हमसे जो कल राब्ता हुआ था उसमें हमें ये कहा गया था कि SOPs बनाकर आपको बिठाया जाएगा और बताया जाएगा क्या हिफाजती इंतजामात होंगे और किस तरह से आप दुकानें खोल सकेंगे। तो हमें अभी तक उस चीज़ का इंतज़ार है। दूसरी चीज़ ये है कि हम आपको एक और बात ये बता दें कि हमारे पास जो सिचुएशन है बड़ी चेंज ये है कि 28 दिन से हमारा लॉकडाउन है और हमारे मुलाजमीन जो लाखों की तादाद में है, कम से कम ये समझ लें एक एक दुकान पे 2 से लेकर 5 तक मुलाजमीन है जिनकी तादाद 45 से 50 लाख तक बनती है। 45 से 50 लाख मुलाजमीन 2 दिन बाद हमसे पूरे मुल्क में हमारे घरों तक भी आ जाएंगे। हमारे पास पिछले महीने हमने बड़ी मुश्किल से उन्हें तनख्वाहें दी थी। इस महीने वो हमारे पास जब तनख्वाहें लेने आएंगे तो हम उन्हें तनख्वाहें नहीं दे पाएंगे। और अगर ये लॉकडाउन लॉन्ग हुआ तो हमने तो गवर्नमेंट से बारहा कहा है कि हमें कोई ऐसी पॉलिसी बना के दें। हम गवर्नमेंट के या अपने खुद जाती दुश्मन नहीं हैं, ना हम गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ चलना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं हमें कोई ऐसी वाज़े तौर पे कोई ऐसी पॉलिसी दें कि बिला सूदी कर्जे हमें दें, सूद से पाक कर्जे दें, ताकि हम 10-15 दिन के, हम 2 महीने भी अपने घर पे बैठने के लिए तैयार हैं। हम अपने मुलाजमीन को भी तनख्वाहें दें, हम अपने घर के अखराजात भी चलाएं, लेकिन उसके लिए हमें बिला सूदी कर्जे देना पड़ेंगे। गवर्नमेंट को हमारी हेल्प करनी पड़ेगी ताकि हम अपने छोटे कारोबार को आगे स्टेबल कर सकें। ये तमाम हिफाजती इंतजामात के लिए भी हमें बिला सूदी कर्जों की बहुत सख्त जरूरत है। ठीक है। और बुनियादी तौर पे आप ये कहते हैं कि जी, यानी बेसिकली पराचा साहब ये कह रहे हैं, आप जो मुझे समझ आई है कि हुकूमतों को सिंध में और पंजाब में और बाकी सूबों में हुकूमतों को ट्रेडर एसोसिएशन के साथ बैठ के वो ब्लूप्रिंट और वो खाका बनाना पड़ेगा जिसमें एहतियाती तदाबीर करनी होंगी। बिल्कुल ज़ाहिर है कारोबारी ज़िंदगी को आगे चलना है, वो तो चलना है, और लेकिन वो क्योंकि और ख़तरा भी है, ज़रूरी नहीं कि एपिडेमिक ही इंटेंसिफाई हो जाए, ख़तरा तो फिर भी है इसका, इस इन्फेक्शन का, तो उसके लिए निकालना पड़ेगा। चौधरी साहब, आपने ये कहा कि पुलिस वाले जो हैं वो तो उसकी हाई हैंडेडनेस की आपसे बात एक बात और करना चाहूंगा, बात इख्तियार तक जाएगी। जी एक बात और जी प्लीज जल्दी से करें। मैं एक बात ये अर्ज कर दूं कि देखिए ना कि ये हमें ये पता चला कि जी राशन के थैले घरों तक पहुंच रहे हैं लोगों के पास। हमारे किसी भी बंदे को अभी तक कोई इत्तला नहीं है कि कहाँ राशन के थैले बांटे गए, कौन सी हुकूमत ने कहाँ राशन के थैले बांट दिए। अब तक कोई एक भी मुझे बता दें, हमारे पास कोई ऐसी मिसाल नहीं आ रही जहां हमें या कंपनसेट किया गया हो हमारे ताजिरों को या उनके घरों पे राशन पहुंचाया गया हो। तो इस सिलसिले में भी इक़दामात करने की ज़रूरत है, उसमें सिंसियरिटी के साथ, उसमें फेयर तरीके से इन सब चीज़ों को करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। ओवैस चौधरी साहब, बहुत से ड्राइवर भी बड़े गरीब होंगे मुख्तलिफ हिस्सों में पाकिस्तान के, और बहुत से लोग इस वक्त काम भी थोड़ा होगा, तो आपके कोई ऐसे ज़ाती तौर पे नॉलेज में आया है कि गरीब जो काम करने वाले हैं जो इस वक्त घरों में बैठे हैं उनके पास अनाज की बोरियां लेकर हुकूमत पहुंची? नहीं सर, जो भी अब तक हुआ है वो या तो खुद गाड़ी मालकान ने अपने ड्राइवर्स को फैसिलिटेट किया है या फिर जो मुखैर हजरात कर रहे हैं। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये अपनी इंडस्ट्री की तरफ से वाज़ा करता चलूँ कि हमारी हम भी इस वक्त मिलियंस में डायरेक्ट जो एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें हम जॉब्स दे रहे हैं वो मोर देन 3 मिलियन से अबव हैं। इसी तरह हमारी इंडस्ट्री का अगर हुजम देखा जाए तो वो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री से कहीं ज़्यादा है। तो अगर कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को, तामीराती शोबे को इतने रिलीफ या पैकेज दिए गए हैं तो हमारे भी मुतालबात बड़े जेन्युइन हैं। हमारी इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट के शोबे को भी इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। हमें बैंक से एक साथ पे जो टैक्सेस की भरमार है उसमें हमें भी रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। इसके बाद अभी गाड़ियां हमारी 80% 70% तो खड़ी हैं, सिर्फ जो फूड कमोडिटीज़ और अद्वियात की तरसील वाली गाड़ियां वो चल रही हैं। इंडस्ट्री बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है। तो इसके साथ जब हमारे पे भी ये बोझ है, हमने भी ड्राइवर्स को सैलरियाँ देनी है, हमारी अब गाड़ी की एक साथ में हमें रिलीफ मिलना चाहिए। और सबसे बढ़ के मैं गवर्नमेंट को मुतनब्बा करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि ट्रांसपोर्ट का इतना बड़ा जो सेटअप है ये भी अब कोलैप्स होने के पास पहुंच चुका है। हमारे मसाइल जितने बड़े हैं, हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अब वजारत मवासलात को ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री भी सौंपी हुई है, इसका शोबा दिया हुआ है, उनके पास तो और 20 काम है, वहाँ पे तो हमारी कोई बात नहीं सुनता। तो क्या वजह है कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को या ट्रांसपोर्ट के शोबे को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया जा रहा?
उसी तरह एक बहुत बड़ा मसला है, हमारे ट्रांसपोर्टर्स इस वक्त हमें मजबूर कर रहे हैं कि आप हड़ताल की तरफ जाएं, आप गवर्नमेंट को, क्योंकि फिर ट्रांसपोर्टर इसीलिए बदनाम किया जाता है कि हड़ताल पे चले जाते हैं। हड़ताल पे हम कहाँ जाएं जब हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनता, जब हमारे मुतालबात और जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, तो फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन हम तो सुन रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने उन तीनों इंडस्ट्रीज को इसमें बुलाया। ताजरान जो हैं वो भी मतलब कई लाख जो हैं, कई मिलियन जो हैं, बताया जाता है कि सिर्फ 34 लाख से ज़्यादा तो सिर्फ दुकानें और दुकानदार हैं। फिर उनके पास जो लोग काम करते हैं, जैसे प्राचा साहब ने कहा कि कई मिलियन लोग जो हैं वहाँ पे काम करते हैं। इसी तरह कंस्ट्रक्शन में कई मिलियन लोग काम करते हैं। आपने कहा कि 30 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो बेसिकली इसके ट्रांसपोर्ट के शोबे से मुंसलिक हैं, उसमें ड्राइवर हैं, काम करने वाले हैं। शेखानी साहब, आपकी एसोसिएशन जो अब ये खुलता है और ज़ाहिर ख़तरा तो है, लेकिन कारोबारी ज़िंदगी को भी आगे बढ़ाना है, वो क्या एहतियाती तदबीर आपकी एसोसिएशन लेगी? प्लस ये कि जो बाकी दोनों ने बताया है कि हमारे ज़ाती नॉलेज में नहीं है कि हमारे गरीब जो वर्कर्स हैं उन तक कोई हुकूमत पहुंची है अनाज के बोरियां लेकर। क्या आपके नॉलेज में है कि हुकूमत कहीं पहुंची है अनाज की बोरियां लेकर? सबसे पहले तो मैं हेल्थ का, आप जो कह रहे हैं कि लोगों की सेहत का किस तरीके से हम इंतज़ाम करेंगे, ऑलरेडी हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक पूरा उन्होंने परफॉर्मा दिया हुआ है कि किस तरीके से लोगों को लाना है, किस तरीके से मूवमेंट करनी है, ग्लव्स देने हैं, डिस्टेंस रखना है, और सारी जितने भी स्पेसिफिकेशन है गवर्नमेंट अपने हेल्थ मिनिस्ट्री ने हमें भेजी हुई है और हम उसको फॉलो करने की भी कोशिश करेंगे। बाज़ जगहों पे छोटे प्रोजेक्टों पे ये नहीं हो सकता, अगर वो नहीं होगा तो हम काम भी वहाँ शुरू नहीं करेंगे। हम भी सबसे पहले लोगों की सेहत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ना करे अगर ये कोई वबा आपकी क्वांटिटी में आ गई तो हमारे पास तो वसाइल ही नहीं है। हम तो पोलियो जैसे मर्ज पे अभी तक फॉलोअप कर रहे हैं कि वो भी हमारे मुल्क में मौजूद है। तो हमें वो सब लोगों की जिंदगियाँ भी देखनी है और रोजगार को भी देखना है। इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर का ये विजन है कि आम लोगों को रोज डेली वेजेस को उनको उनकी सैलरीज मिले, उनको डेली वेजेस का काम मिले ताकि काम हो। और जो जेन्युइन लोग हैं वो चाहते हैं कि काम हो, काम करना भी चाहते हैं और वो रोड पे मांगना भी नहीं चाहते। जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो लाइनों में भी लगना नहीं चाहते। हमारी जो इंडस्ट्री है, हमने ऑलरेडी अनाउंस किया था कि हम जब तक ये लॉकडाउन है अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो सैलरीज हैं वो हम देंगे। आबाद के जितने मेंबर हैं, जितनी हमारी ऑल ओवर पाकिस्तान है, उन सब मेंबर्स को हमने कहा है। और इसके अलावा जो डेली वेजेस वाले हैं वो भी अगर सिंध में हम स्टार्ट नहीं करते और ऐसी पोजीशन होती है कि लोगों की जानों का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हम उसको सेटअप करेंगे और उसके बाद इन चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे ताकि आने वाले वक्तों में हमें सेहत ये ना हो कि अगर अल्लाह ना करे ये बढ़ गया तो फिर ये लॉकडाउन आपका महीनों चला जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। बुनियादी तौर पे तीनों हमने इंडस्ट्रीज को यहाँ पे बुलाया हुआ है, जिसमें कंस्ट्रक्शन है, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट है, जिसके अंदर ताजरान है, जहाँ पर आप ये समझिए कि पाकिस्तान की जो वर्क फोर्स है, पाकिस्तान के शहरों की और कस्बों की जो वर्क फोर्स है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है आप समझ सकते हैं 50, 60, 70% हिस्सा जो है वो इन्हीं तीनों इंडस्ट्रीज से उसका ताल्लुक है। और जब इंडस्ट्रीज धीरे धीरे खुलती हैं, काम आगे बढ़ता है, तो ज़ाहिर है ज़्यादा लोग जब एक दूसरे के साथ करीब आएंगे तो इन्फेक्शन का ख़तरा भी होगा और उसके लिए एहतियाती तदबीर हुकूमत को बड़े साइंटिफिक तरीके से बनानी पड़ेंगी। यही मकसद है हमारा समझाने का। मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद मैं एक बहुत अहम इशू की तरफ बढ़ता हूँ आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, अब एक मुश्किल किस्म की, जो एक नाजुक किस्म की सूरत हाल है, उसकी तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट में जहाँ ट्रक और लॉरी का जो ड्राइवर है वो जो सामान कैरी करता है उसका तो कम से कम एक्सपोजर होता है, वहाँ तो एहतियात करनी बहुत आसान है, ज़्यादा आसान है। कंस्ट्रक्शन में भी निस्बतन दुकानों के मुकाबले में जो है एहतियात ज़्यादा मुमकिन है। और ताजर और दुकानदार भी अगर पानी का, साबन का करें और एहतियाती तदबीर लें तो ख़तरा ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ ना कुछ किया जा सकता है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो वैगन है, जहाँ मिनी बस है, जहाँ मेट्रो है, जहाँ एक कंटेनर के अंदर बहुत ज़्यादा लोग बंद हो जाते हैं, वहाँ पे ज़ाहिर ख़तरात ज़्यादा हैं। इसी तरह गिरजा हो, मस्जिद हो, मज़ार हो, दाता दरबार की नगरी हो, वहाँ पर चूँकि एक तंग जगह में बहुत ज़्यादा लोग होंगे, वहाँ ख़तरा जो है इन्फेक्शन के फैलने का बढ़ जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और तारी तकी उस्मानी जो हैं, उन्होंने एक ठीक ठाक कॉम्बैटिव किस्म की पोजीशन जो है वो इख्तियार कर ली है वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ और सूबाई हुकूमतों के ख़िलाफ़।
सवाल ये है कि जो मौलाना हजरात हैं, हमारे जो मजहबी स्कॉलर्स हैं, उन्हें कौन समझाएगा? ज़रूरत इस चीज़ की है कि कोई उन्हें समझा सके। मैं पहला टेलीविज़न एंकर हूँ जिसने फरवरी और मार्च के शुरू में कहना शुरू कर दिया था कि हमें मसाजिद को बंद करना होगा, क्योंकि फ़िज़िकली तौर पर मसाजिद, गिरजा मंदिर जो है वहाँ पर इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस जो है वो ज़्यादा है, चूँकि फ़ासला बड़ा कम रह जाता है। इसी पे मैं बात को आगाज़ करता हूँ। मुश्किल इशू है। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, हम अपने मजहबी रहनुमाओं को कैसे समझाएं कि अभी कुछ मज़ीद पेशेंस करने की ज़रूरत है? आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, 24-25 तारीख से फिर तरावियाँ भी हैं, तो ये प्रेशर बढ़ जाएगा। जी, जब उनसे अर्ज़ की जा सकती है कि वो देख लें कि जो सऊदी अरेबिया में उलमा ने क्या जो है वो रवैया अख्तियार किया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में देख लें, इसके अलावा तुर्की में देख लें कितने दिनों से लॉक पड़ा हुआ है, तो हमें जो है इस मामले में ज़ाहिर है कि लोग घबराते हैं बात करते हुए कि उलमा का अपना एक जो है वो वैल्यू है, न्यूसेंस वैल्यू है। अगर वो कोई बात कर दें और कोई उसकी कंट्राडिक्टरी बात करे तो गो कि आपने देखा पाकिस्तान में किस किस्म के फतवा जारी होना शुरू हो जाते हैं। तो हम उनसे अपील ही कर सकते हैं कि जो दुनिया में प्रैक्टिस है, और हम दुनिया की प्रैक्टिस में उन ममालिक का जिक्र कर रहे हैं जहाँ उनकी भी तारीख़, हम तो इंडिया में जो मुसलमान आए थे उससे बहुत पहले इस्लाम उन इलाक़ों में मौजूद था, और वहाँ भी बड़े जय्यद उलमा है। और आप अगर वहाँ यूनिवर्सिटी ले लें अल अज़हर की, तो वहाँ बड़े जय्यद उलमा है। तो हमें कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए जिससे कि हम अपने लिए बहुत बड़े मसाइल, आगे ही आपने देखा होगा कि बहुत ही नाजायज़ तौर पर इंडिया के अंदर जो था उन्होंने इसको एक मजहबी मसला बनाकर वो एक मौका उन्होंने इसको ढूंढा और उससे एक नफ़रत की सी फ़ज़ा कायम कर ली। तो ठीक है, सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बाकी सबको लेने दें क्विकली, मेरा वक्त अब थोड़ा डॉक्टर साहब बात आपकी समझ आ गई। जमील पराचा साहब, आपसे, फिर चौधरी साहब से और फिर शेखानी साहब से, कैसे हम अपने मजहबी रहनुमाओं को समझाएं? जैसे कि मैंने कहा कि हर जगह का अपना रिस्क फैक्टर है, ट्रांसपोर्ट का कम है, कंस्ट्रक्शन का उससे ज़्यादा है, दुकानों का उससे ज़्यादा है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा है। इसी तरह मसाजिद का, गिरजा का, मंदिर का, मज़ार का वहाँ ज़्यादा है। कैसे हम प्यार से, मोहब्बत से, अदब से अपने मजहबी रहनुमाओं को समझाएं कि अगर सऊदी अरब है, यूएई है, जीसीसी की कंट्रीज़ हैं, तुर्की है, हिंदुस्तान है, तो हमें भी अभी थोड़ी बर्दाश्त और हिम्मत और अक्ल की ज़रूरत है। जी देखें, ये बात देखी जाए कि मजहबी रहनुमा ये बात कर क्यों रहे हैं। इसलिए कि जहां लॉकडाउन में नरमी है, जहां ये रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात चल रहे हैं, वहाँ हज़ारों लोगों का मजमा देखकर इन लोगों ने ये बात की है। हम कहते थे शुरू से, ये बात हमने बात की है हर फोरम पर कि आप भले थोड़ा सा वक्फा देके कर्फ्यू नाफिज कर दें, इसका वाहिद हल है कर्फ्यू, और कर्फ्यू लगाकर आप पूरा मामला एक साथ दुरुस्त करने की कोशिश करें। क्योंकि देखें, और मजहबी रहनुमाओं को हम इस तरह समझा सकते हैं कि उनके साथ प्यार मोहब्बत से बैठ के बात करके उन्हें ये बताया जा सकता है, जिस तरह पहले भी उनसे बात हुई, वो ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह वो हर बात को अब मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन उन्हें ये बात बतानी पड़ेगी कि हम जो उन्होंने कहा कि जब इंडस्ट्री खुल रही है, जब छोटी इंडस्ट्री खुल रही है, जब ये सेक्टर 2-3 सेक्टर खोले जा रहे हैं, तो मस्जिदें बंद क्यों हैं? तो उन्हें ये बताया जा सकता है कि ये जो है बिल्कुल सही। मैं क्विकली शेखानी साहब योर क्विक कमेंट, वक्त खत्म हो जाएगा मेरा। शेखानी साहब, जब इंडस्ट्री खुल रही है तो कैसे समझाएंगे मजहबी रहनुमाओं को कि इंडस्ट्री में, जी क्विकली, बहुत क्विकली। मैं खुद बैठा था 1-2 दिन पहले, सारे उलमा भी साथ थे, और सबका यही था कि रमज़ान का महीना आता है और इबादत का महीना है, और हमें इन पोजीशन में जब सारी चीज़ें एक्टिवेट हो रही है और सब जगहों पे, काफ़ी जगहों पे लोग साथ भी हैं, तो
यही था कि किस तरीके से हम करें, या किस तरीके से उलमा हजरात ने कहा था, तो उनका था कि हम वो सारे जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। देखिए मास्क वगैरह लेके या सोशल डिस्टेंस जो है उस तरीके से भी, देखिए अब चीज़ों को अगर आप रमज़ान का महीने में भी चीज़ें, तो वो उनकी तरफ से था कि अगर लोगों को बिल्कुल ही हम चीज़ों से दूर कर देंगे और बाकी चीज़ें चल रही होंगी तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो वो उनका ये सोच थी कि हम इस तरीके से कैसे बेहतर तरीके से, अच्छा, और मास्क अगर बहुत हम शुक्रिया। मस्जिद के मैं बाहर अभी चौधरी साहब को नहीं ले सबको पाऊंगा, वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। वक्त जी बिल्कुल, वक्त मेरा बिल्कुल खत्म। हर एक्टिविटी का, हर इंडस्ट्री का, हर एक्टिविटी का, हर मूवमेंट का अपना एक रिस्क फैक्टर है। मजहबी रहनुमाओं को हमें बताना पड़ेगा प्यार मोहब्बत से, अदब से, कि जो मजहबी असम्बली प्लेसेस हैं उनका रिस्क फैक्टर जो है वो ट्रांसपोर्ट के मुकाबले में बहुत से और सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री से ज़्यादा है। इसी तरह जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका भी रिस्क फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा है। आज इतना ही नाज़रीन, फिर कल आपसे मुलाकात होती। बहुत शुक्रिया।